कैलेंडर की 12 तारीख अंजलि के लिए किसी सामान्य तारीख की तरह नहीं आती थी, बल्कि वो दिन उसके लिए एक मानसिक प्रताड़ना का ऐसा चक्रव्यूह था जिससे निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं देता था। पूरे 30 दिन ऑफिस के बंद केबिन में अपने मैनेजर की कड़वी बातें सहना, लोकल ट्रेन के दम घोटने वाले धक्कों में अपनी हड्डियों को पिसवाना और रात रात भर जागकर कोडिंग के जटिल प्रोजेक्ट्स को पूरा करना, इस सब की कीमत अंजलि को इसी दिन चुकानी पड़ती थी। उस सुबह जैसे ही अंजलि के फोन की स्क्रीन पर सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज चमका, उसका दिल किसी अनजान खौफ से बैठने लगा। अभी वो पूरी तरह तैयार भी नहीं हो पाई थी कि ड्राइंग रूम के सोफे से उसके ससुर महेंद्र शर्मा की भारी और कड़कती हुई आवाज गूंजी, अंजलि जरा इधर आना, आज 12 तारीख है। ये आवाज सुनते ही अंजलि के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वो अपना फोन लेकर ड्राइंग रूम में आई। सोफे पर बैठे महेंद्र शर्मा ने बिना उसकी तरफ देखे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उनका इस तरह हाथ फैलाना अंजलि की आत्मा को अंदर तक झकझोर देता था। उनके ठीक बगल में बैठा अंजलि का पति राघव अखबार के पन्नों के पीछे खुद को इस तरह छुपाए बैठा था जैसे इस कमरे में जो कुछ भी हो रहा है उससे उसका कोई सरोकार ही ना हो। अंजलि ने कांपते हाथों से बैंकिंग ऐप खोला और अपनी पूरी मेहनत की कमाई एक एक रुपया महेंद्र शर्मा के बताए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इसके बाद शुरू होता था उसकी सास देविका का असली खेल। अपनी पूरी जेब खाली कर देने के बाद अंजलि इस घर में एक एक पैसे की मोहताज हो जाती थी। देविका उसे बुनियादी जरूरतों जैसे एक अदद सैनिटरी पैड खरीदने या ऑफिस से थक कर आने के बाद अपनी पसंद की एक कप चाय पीने तक के लिए तरसा देती थी। लेकिन इस महीने की 12 तारीख को कुछ अलग होना तय था। जब अंजलि ने अपनी जिंदगी में पहली बार ना कहने की हिम्मत दिखाई तो महेंद्र शर्मा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे अंजलि को डाइनिंग टेबल की तरफ इतनी जोर से धक्का दिया कि उसका सिर पीछे लगी दीवार के तीखे कोने से जा टकराया। एक पल के लिए अंजलि की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। कानों में एक अजीब सी साई साई की आवाज गूंजने लगी। जब उसने अपनी कनपटी पर हाथ लगाया तो उसकी उंगलियां खून से सन चुकी थीं। खून की एक पतली गाढ़ी धार उसके कनपट्टी से बहकर फर्श पर टपक रही थी। महेंद्र शर्मा और देविका को लगा कि इस जख्म और दर्द को देखकर अंजलि हमेशा की तरह डर जाएगी, कांपते हाथों से अपना फोन उठाएगी और अपनी सारी कमाई उनके पैरों में रख देगी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंजलि इस बार टूटने नहीं बल्कि उनके इस घमंड के साम्राज्य को तोड़ने वाली थी। पर इस खौफनाक मोड़ पर आने से पहले अंजलि की जिंदगी के उन काले पन्नों को पलटना होगा जिन्होंने उसे इस दलदल में धकेला था। अंजलि की शादी 3 साल पहले राघव से हुई थी। राघव एक बड़े शहर का रहने वाला, दिखने में बेहद शांत, पढ़ा लिखा और सभ्य लड़का था। जब अंजलि के पिता ने राघव के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया था तो उनकी बूढ़ी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लगा था कि उनकी लाडली और पढ़ी लिखी बेटी अब एक ऐसे घर में जा रही है जहां उसके हुनर और उसकी कद्र होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे अपनी बेटी को सोने के पिंजरे में बंद करके एक कसाई खाने के हवाले कर रहे थे। शादी के अगले ही दिन से अंजलि को ये कड़वा सच समझ आ गया था कि वो इस घर में उसकी अहमियत एक बहू या पत्नी की नहीं बल्कि सिर्फ एक नोट छापने वाली मशीन की है। सुबह के ठीक 5 बजे उठकर पूरे परिवार के लिए भारी भरकम नाश्ता और खाना बनाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना और फिर बिना कुछ खाए पिए भागते हुए ऑफिस के लिए निकलना, ये उसकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। राघव सिर्फ नाम का पति था। वो अपनी माँ और पिता के सामने हमेशा एक मूक दर्शक बना रहता था। जब भी अंजलि रात को कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद रोते हुए राघव से अपने दिल का दर्द कहती तो राघव या तो करवट बदल कर सो जाता या फिर बेहद ठंडे स्वर में कहता, देखो अंजलि, अगर इस घर में शांति से रहना है तो तुम्हें तालमेल बिठाना ही होगा। पापा जो करते हैं परिवार के भले के लिए करते हैं। वो तालमेल क्या था ये अंजलि को हर महीने की 12 तारीख को अच्छी तरह समझ आता था। जैसे ही महेश शर्मा के भारी पैरों की आवाज जमीन पर पटकते हुए गूंजती,
अंजलि का आत्मसम्मान घुटनों के बल आ जाता था। एक दिन की बात है, अंजलि को तेज बुखार था। ऑफिस से उसने बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली थी, क्योंकि उसका बदन तप रहा था। उसने बेहद लाचारी में अपनी सास देविका से कहा, मम्मी जी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, जरा 500 रुपए दे दीजिए। देविका ने उसे ऊपर से नीचे तक नफरत भरी नजरों से देखा और तंज कसते हुए बोली, जरा सा बदन क्या टूटा, नवाबजादी को डॉक्टर की याद आ गई? रसोई में काढ़ा रखा है, उसे बनाकर पी लो और शाम के खाने की तैयारी करो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते कि जरा जरा सी बात पर डॉक्टर को दे आए। उस दिन अंजलि अपनी तपती हुई देह लेकर रसोई में खड़ी आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि जिस पैसे को वो ये दिन रात एक करके कमाती है, उस पर उसका खुद का कोई हक नहीं है। राघव ने उस दिन भी उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। वो बस अपने फोन में व्यस्त रहा, जैसे अंजलि का वजूद उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। दिन बीतते गए और अंजलि के अंदर का ये दर्द एक गहरे लावे में बदलता गया। हर दिन उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती थी। देविका का वो रोज का ताना कि तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है, एक अदद लड़की ही तो सौंप दी, जिसे पालने का ठेका हमने ले रखा है। अंजलि मन ही मन चीखती कि मैं खुद कमाती हूँ, इस घर का आधा खर्च मेरी तनख्वाह से चलता है, फिर ये कैसा एहसान। लेकिन समाज की बेड़ियों और डर ने उसके मुंह पर ताला लगा रखा था। अंजलि के पिता दिल के मरीज थे। अगर उन्हें जरा भी भनक लगती कि उनकी बेटी यहाँ किस नर्क में जी रही है, तो शायद उनका कमजोर दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी मजबूरी का फायदा महेंद्र शर्मा और देविका उठा रहे थे और राघव की खामोशी इस पूरे जुल्म की ढाल बनी हुई थी। जब भी घर में कोई मेहमान आता, तो महेंद्र शर्मा बड़े गर्व से सीना फुलाकर कहते, हमारी बहू बहुत बड़े पद पर है, लाखों का पैकेज है इसका। लेकिन जैसे ही मेहमान मुख्य दरवाजे से बाहर जाते, उसी बहू को रसोई में भेजकर झूठे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये दुखड़ापन अंजलि को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। इस बार जब महीना बदला और नवंबर की शुरुआत हुई, तो अंजलि के भीतर कुछ बहुत बड़ा बदल चुका था। वो रोज रात को अंधेरे कमरे में छत को ताकती रहती और खुद से पूछती कि क्या उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह कट जाएगी। क्या वो कभी अपनी कमाई से अपनी माँ के लिए एक साड़ी या बीमार पिता के लिए दवाइयां भी नहीं खरीद पाएगी। इस बार उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी सैलरी महेंद्र शर्मा के हाथों में नहीं सौंपेगी। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला इस कदर शारीरिक हिंसा का रूप ले लेगा। 12 तारीख की सुबह जब महेंद्र शर्मा ने हमेशा की तरह अपनी कड़कती आवाज में अंजलि को पुकारा, तो अंजलि के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसका दिल इस बार पत्थर बन चुका था। वो उनके सामने जाकर खड़ी हुई और अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पापा जी, इस महीने पैसे मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगी। मुझे इस सैलरी से कुछ जरूरी काम करना है। बस इतना सुनना था कि पूरे घर का माहौल एक पल में बदल गया। देविका रसोई से बेलन हाथ में लिए बाहर दौड़ती हुई आई और राघव भी अपने कमरे से निकल आया। महेंद्र शर्मा अपनी कुर्सी से झटके से खड़े हो गए। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तुम्हारी ये हिम्मत, हमारे घर में रहकर हमारे ही पैसों पर कुंडली मारकर बैठोगी? महेंद्र शर्मा की आवाज पूरी दीवार से टकराकर गूंज रही थी। अंजलि की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने इस बार अपनी आंखों के आंसू रोक लिए। बचपन से लेकर आज तक उसे उसके पिता ने कभी इस तरह नहीं डराया था। वो जब भी कोई गलती करती थी, तो उसके पिता मुस्कुराकर उसे गले से लगा लेते थे। पर यहाँ इस घर में हर एक पल एक खौफनाक साये की तरह उस पर डर मंडराता रहता था। देविका ने आगे बढ़कर अंजलि के चेहरे के बिल्कुल पास अपनी उंगली लहराई और बोली, बहुत पर निकल आए हैं तेरे। जब से इस घर में पैर रखा है, बस अपने ऑफिस की धौंस जमाती रहती है। भूल गई कि तेरे बाप ने विदा करते वक्त क्या कहा था? उसने कहा था कि अब यही तुम्हारा घर है और यहाँ के तौर तरीके ही तुम्हारी दुनिया। क्या यही तौर तरीके सीखे हैं तुमने कि बड़ों को जुबान लड़ाओ? राघव जो सोफे के कोने पर बैठा था, उसने एक बार भी अपनी माँ को नहीं रोका। उसकी ये कायरतापूर्ण खामोशी अंजलि को रोज मारती थी। वो इंसान जिसके साथ
उसने 7 फेरे लिए थे, वो आज एक मूक दर्शक बनकर उसे बिखरते हुए देख रहा था। अंजलि का मन हुआ कि वो चिल्लाकर कहे कि राघव कुछ तो बोलो, पर उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। महेंद्र शर्मा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उनकी भारी परछाई अंजलि पर हावी हो रही थी। उन्होंने कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ अंजलि, पैसे ट्रांसफर कर रही हो या नहीं? अंजलि ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नाखूनों के मांस में धंसने का दर्द उसे साफ महसूस हो रहा था, पर वो शारीरिक दर्द उस अपमान से बहुत छोटा था जो वो पिछले 3 सालों से हर दिन सह रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने माता पिता का चेहरा याद किया और अपनी पूरी ताकत बटोर कर कहा, नहीं पापा जी, मैं पैसे नहीं दूंगी। ये मेरी गाढ़ी कमाई है और इस बार मैं इसे अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। बस ये शब्द अंजलि के मुंह से निकले ही थे कि महेंद्र शर्मा का भारी हाथ हवा में लहराया और उन्होंने पूरी बेरहमी से अंजलि को डाइनिंग टेबल की तरफ धकेल दिया था। अंजलि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वो सीधे टेबल के नुकीले कोने और दीवार के तीखे किनारे से टकराते हुए जमीन पर गिर पड़ी। एक पल के लिए अंजलि के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। फर्श पर वो ठंडी टाइल्स उसके गाल को छू रही थी और सिर से निकलता हुआ गाढ़ा लाल खून धीरे धीरे उस सफेद टाइल्स पर अपना रंग बिखेर रहा था। लेकिन इस असहनीय दर्द के बीच भी अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, क्योंकि जो खेल वे लोग खेल रहे थे उसका अंत अंजलि ने बहुत पहले ही तय कर दिया था। देविका ने जब फर्श पर खून देखा तो उनके चेहरे पर डर की एक हल्की सी लकीर खींची, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने चेहरे पर क्रूरता का मुखौटा ओढ़ लिया। वो जोर से चिल्लाईं, ज्यादा नाटक मत करो, सीधे सीधे फोन निकालो और पैसे ट्रांसफर करो, वरना आज और अभी इस घर से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। अंजलि जमीन पर पड़ी हुई राघव की तरफ देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि शायद इस खून को देखकर, अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर राघव के भीतर कोई सोई हुई इंसानियत जाग उठेगी। वो आगे बढ़ेगा और अपने पिता का हाथ थाम लेगा। लेकिन राघव ने क्या किया? उसने बस अपनी आंखें फेर ली और खिड़की की तरफ देखने लगा। उस पल राघव की उस खामोशी ने अंजलि के दिल के उस आखिरी कोने को भी हमेशा के लिए मार दिया, जहां उसके लिए थोड़ी सी मोहब्बत या उम्मीद बची थी। उसने समझ लिया कि इस घर में उसका कोई नहीं है। वो पूरी तरह अकेली है और इस लड़ाई को उसे खुद ही लड़ना होगा। महेश शर्मा ने आगे बढ़कर टेबल पर रखा अंजलि का फोन उठाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर एक अजीब सी वहशी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि सिर से बहता ये खून अंजलि को डरा देगा और वो घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगेगी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन जब अंजलि जमीन से उठी तो उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक भयानक शांति थी। उसने अपने दुपट्टे से उस बहते हुए खून को पोंछा। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। आंसू तो बहुत पहले ही सूख चुके थे। अब जो आंखों में था वो सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की आग थी। अंजलि ने महेंद्र शर्मा की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। वो मुस्कान इतनी अप्रत्याशित थी कि महेश शर्मा के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। अंजलि ने कहा, पापा जी, आपको क्या लगा था कि आप मुझे मारेंगे पीटेंगे और मैं हमेशा की तरह सह जाऊंगी? आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस महीने की सैलरी तो क्या, अब इस घर का एक एक ढेला आपके हाथ से निकलने वाला है। देविका ने चिल्लाकर कहा, बड़ी बड़ी बातें मत कर, पैसे दे दे वरना पुलिस को बुलाकर तुझे ही पागल साबित कर देंगे। हमारे इस शहर में बहुत बड़े लिंक हैं, कोई तेरा साथ नहीं देगा। ससुराल वालों का यही घमंड उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उन्हें लगता था कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जिसके पिता बीमार हैं, वो कभी पुलिस या कानून का दरवाजा नहीं खटखटाएगी। वे सच कह रहे थे। अंजलि सीधे पुलिस के पास नहीं जाने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर समझौते की बात करती है। उसे कुछ ऐसा करना था जो सीधे उनके वजूद पर वार करे। राघव ने आखिरकार अपनी जुबान खोली और कहा, अंजलि, तमाशा मत करो, पापा से माफी मांगो और पैसे ट्रांसफर करो। तुम जानती हो कि पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है।
अंजलि को राघव की इस बात पर जोर से हंसने का मन हुआ। उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन राघव को चिंता अपने पिता के ब्लड प्रेशर की थी। अंजलि ने राघव की तरफ देखा और कहा, राघव, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक बेटे तो अच्छे हो सकते हो, लेकिन एक इंसान बनने के लायक भी नहीं हो। अंजलि ने अपना फोन वापस लिया। उसने फोन का लॉक खोला और एक मैसेज महेश शर्मा के चेहरे के सामने कर दिया। वो मैसेज देखते ही महेश शर्मा के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुमने क्या किया? ये कब हुआ? महेश शर्मा हकलाने लगे। उस मैसेज में किसी बैंक ट्रांसफर का कंफर्मेशन नहीं था, बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जिसने उनके पैरों के नीचे की जमीन ही सरका दी थी। देविका ने लपक कर फोन देखना चाहा, लेकिन महेश शर्मा के हाथ कांप रहे थे। पूरे कमरे में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। उस मैसेज में अंजलि की कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मानव संसाधन प्रबंधन की तरफ से आया एक आधिकारिक पत्र था, जिसमें लिखा था कि अंजलि द्वारा दिए गए इस्तीफे को कंपनी ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। अंजलि ने पिछले 6 महीनों से अपनी सैलरी स्लिप और महेश शर्मा के बैंक खातों में होने वाले भुगतानों का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिसकी भनक राघव को तब लगी जब बहुत देर हो चुकी। महेश शर्मा को लगता था कि अंजलि सिर्फ एक डरपोक कामकाजी महिला है। वे भूल गए थे कि अंजलि फाइनेंस सेक्टर में एक सीनियर कंसल्टेंट के पद पर काम करती है। पैसों का हेर फेर और कानूनी दांवपेच उससे बेहतर उस घर में कोई नहीं समझ सकता था। देविका ने जब राघव के मुंह से अंजलि की नौकरी छूटने की बात सुनी तो वो दहाड़े मारकर रोने लगी। उनका वो आलीशान मकान, वो झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा जो वे अंजलि की तनख्वाह के दम पर बनाए हुए थे, सब ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए नजर आ रहे थे। तुझे अंदाजा भी है कि इस घर की 3-3 ईएमआई कैसे जाएंगी? जो नया प्लॉट बुक किया है उसकी किस्त अगले हफ्ते जानी है। वो पैसे कहाँ से आएंगे? महेंद्र शर्मा ने चिल्लाकर पूछा। अंजलि ने अपनी जेब से एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर पेन निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। इस पेन में पिछले 6 महीनों की वो सारी बातचीत रिकॉर्ड है, जहां आप मुझे पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देते थे और मम्मी जी मुझे भूखा रखने की साजिशें रचती थी। इसकी सारी ऑडियो फाइल्स मैंने पहले ही अपने क्लाउड अकाउंट पर अपलोड कर दी हैं और उसकी एक कॉपी मेरे वकील के पास पहुंच चुकी है। राघव ने आगे बढ़कर उसे डराने की कोशिश की। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हमारे लिंक बहुत ऊपर तक हैं। अंजलि ने राघव की आंखों में झांका और कहा, राघव, तुम जिस विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर काम करते हो और पापा जी जहां से रिटायर होकर मोटी पेंशन ले रहे हैं, वहां की कुछ ऐसी गुप्त फाइलें और बेनामी संपत्तियों के ब्यौरे मुझे पता चल चुके हैं, जो अगर बाहर आ गए तो आप दोनों को जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसनी पड़ेगी। महेंद्र शर्मा का चेहरा अब पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उन्हें अचानक याद आया कि पिछले महीने जब वे अपनी अलमारी की चाबी डाइनिंग टेबल पर छोड़ गए थे, तब अंजलि ने उन सारे कागजातों की साफ साफ तस्वीरें ले ली थी, जिसमें उनकी टैक्स चोरियों का पूरा कच्चा चिट्ठा था। महेश शर्मा ने अपनी आवाज को एकदम धीमा और लाचार करते हुए कहा, अंजलि बेटी बैठो, जरा ठंडे दिमाग से बात करते हैं, गुस्सा थूक दो। आगे से हम तुम्हारी सैलरी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम बस अपना इस्तीफा वापस ले लो। अंजलि ने ससुर की आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन हिला दी और कहा, पापा जी, अब बहुत देर हो चुकी है। जब मैं रात को 12 बजे ऑफिस का काम खत्म करके थक कर आती थी और राघव मुझसे पानी का ग्लास मांगने के बहाने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाता था, तब कहाँ थी आपकी ये बातचीत की इच्छा? राघव, तुम तो बहुत बड़े मर्द बनते थे ना। अब जरा अपने कमिश्नर साहब को फोन लगाकर पूछो कि कल शाम जो एक गुमनाम लिफाफा उनके केबिन में पहुंचा था, उसमें क्या था। राघव बदहवास सा अपनी जेब से फोन निकालने लगा, लेकिन उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि फोन बार बार फिसल रहा था। देविका जी, जो सुबह तक उसे लात मारकर घर से बाहर निकालने की धमकियां देती थी,
वो फर्श पर रेंगते हुए अंजलि के पैर पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंजलि के दिल में अब रत्ती भर भी दया नहीं बची थी। ठीक सुबह के 10 बज रहे थे जब बाहर से गाड़ियों के सायरन की भयानक आवाज आने लगी। विजिलेंस डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन ब्यूरो की संयुक्त टीम अंजलि द्वारा भेजे गए पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर वारंट लेकर पहुंच चुकी थी। मुख्य दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अंजलि ने आगे बढ़कर खुद दरवाजा खोला। अधिकारियों ने अंदर आते ही महेंद्र शर्मा और राघव को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अलमारियों के ताले तोड़े जाने लगे, फाइलें खंगाली जाने लगी। जो देविका सुबह तक अहंकार में चूर थी, वे अब अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। अंजलि ने अपना बैग उठाया, जिसमें उसके सारे जरूरी दस्तावेज और कपड़े थे। राघव ने आखिरी बार गिड़गिड़ाते हुए कहा, अंजलि, भगवान के लिए हमें बचा लो, हम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। अंजलि ने बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, राघव, मुझे तुम्हारी इस कायरता पर घिन आती है। मैंने कल रात ही अपने पापा को फोन करके इस नर्क का सच बता दिया था। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि बेटा, अगर तू उस कसाई खाने में एक दिन भी और रही तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू अपनी लड़ाई लड़, तेरा बूढ़ा बाप तेरे साथ खड़ा है। मेरे माता पिता को मेरी इस जीत पर गर्व है। अंजलि ने आगे बढ़कर उस घर की दहलीज को हमेशा हमेशा के लिए पार कर लिया। घर से बाहर निकलने से ठीक 2 घंटे पहले उसने कोर्ट में न केवल डिवोर्स की अर्जी दे दी, बल्कि घरेलू हिंसा, कानून की धारा और जान से मारने की कोशिश का संगीन आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। जैसे ही वो सोसाइटी के गेट के बाहर निकली, नवंबर की वो ठंडी और साफ हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे आंसू लाचारी के नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और इस धर्म युद्ध में मिली महाजीत के आंसू थे। सोसाइटी के बाहर पुलिस की 2 और गाड़ियां राघव और उसके पिता को गिरफ्तार करने के लिए अंदर जा रही थीं, और अंजलि एक नए, सुनहरे और स्वाभिमानी सवेरे की तरफ बिना रुके अपने कदम बढ़ा चुकी थी। दोस्तों, सहनशीलता हमेशा संस्कार नहीं होती। हमारे समाज में अक्सर बेटियों को तालमेल बिठाने और चुपचाप सहने को ही संस्कार मान लेने की सीख दी जाती है। लेकिन ये कहानी बताती है कि आत्मसम्मान की कीमत पर किया गया कोई भी समझौता संस्कार नहीं, बल्कि खुद के साथ किया गया अपराध है। जुल्म को सहना जुल्म करने वाले के हौसले को और बढ़ाता है। पढ़े लिखे समाज का ये दोहरापन कब खत्म होगा? समाज में अक्सर लोग गर्व से कहते हैं कि हमारी बहू लाखों कमाती है, लेकिन घर के अंदर आते ही उसी बहू को एक नौकरानी या नोट छापने वाली मशीन समझ लिया जाता है। इस दोहरेपन को बदलने के लिए हमें अपनी मानसिकता में क्या बदलाव करने होंगे? अगर आप अंजलि की जगह होती तो आपका कदम क्या होता? क्या आप भी इसी तरह कानूनी और रणनीतिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ती, या परिवार और समाज के दबाव में आकर घुटने टेक देती? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।